किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा वसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छा याद रखिए और कुछ बुरा भूल जाइए। स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी रायपुर की यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सीबीटी 1 कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें हमने 500 मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे के पूछे जा चुके हैं या फिर रेलवे के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने की संभावना है। आज ये डे 8 है। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। तो सिलेबस जो है वो मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जो जीएस है जनरल स्टडीज वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। इसका मतलब कि क्वेश्चन जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 100 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें मैथ्स काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए, व्युत्क्रम मतलब कि होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, उन नंबरों का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योग 40 है, तो हम वो दो संख्या लिख सकते हैं a प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 40 है, और उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी कितना है, 375। और उनके रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। अगर a का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और b का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/b, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये ab आ जाएगा। a के टेबल में ab कितने बार में आता है, तो यहाँ पर ऊपर b आ जाएगा, और b के टेबल में ab कितने बार आएगा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा a। मतलब देखिए, ऊपर क्या आ गया, ऊपर a b प्लस a आ गया, इसे हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ गया, ab आ गया। और हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है दो संख्याओं का योग a प्लस b कितना है, 40 है, तो a प्लस बी हो जाएगा 40, और ab मतलब a इंटू बी कितना है, 375, तो ये 375। ये कटेगा तो 5 8 जा 25, और ये 5 8 जा 40, और ये 5 7 जा 35, और बच गया 2 25, तो 5 5 जा 25। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 8/75, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 8/75। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग मतलब इसमें दिया हुआ है a प्लस बी कितना है, 42 है, और उसी संख्या और उनका गुणनफल a इंटू बी कितना दिया हुआ है, 437 दिया हुआ है, और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है उनका अंतर बताइए। तो a माइनस बी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अलजेब्रा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, आपसे इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। देखिए, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस फॉर्मूले से बनेगा। तो देखिए, a प्लस बी क्या हो रहा है, तो a प्लस बी यहाँ पर क्या है, 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पर दिया हुआ ab, a इंटू बी कितना है, तो 437 यहाँ पर मैंने लिखा है, तो 437 इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर 42 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, मैं आपको कोई से भी 1 से लेकर 1000 तक के या 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको आपको मैं सिखा देता हूं इसमें। जैसे कि ये 42 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए यूनिट डिजिट, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। इसको आप 04 लिख लीजिए, हमेशा 2 यूनिट लिखिएगा, है ना, इसलिए यहाँ 04 लिखा हूं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। अब क्या कीजिए, ये 4 को इंटू कीजिए 2 से, तो 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, 16 आ गया। ये पहला स्टेप हम क्या किए, ये 2 का स्क्वायर लिखे 4, और 4 का स्क्वायर लिख दिए 16। और सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये 4 को इंटू करेंगे 2 से, तो 4 2 जा 8, और 8 को फिर इंटू करेंगे ये 2 से, तो 8 2 जा 16। अब 16 आ गया। अब एक डिजिट छोड़कर आप इसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो ये 42 का स्क्वायर निकल गया। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं स्क्वायर का। जैसे कि अगर 56 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 36 होगा। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट आ रहा है। यहाँ पर हम 0 क्यों लिख रहे थे, ये सिंगल डिजिट था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस वजह से।
तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 5 6 30 और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। तो एक डिजिट छोड़कर आप 60 को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 3 6 5 हो जाएगा 11 का 1 कैरी, ये आ जाएगा 3 3 1 3 6 हो जाएगा 56 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 42 का स्क्वायर कितना आ रहा था, तो 1764 42 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये 4 को इंटू करेंगे 437 से, तो 4 7 28 का 8 2 कैरी 4 3 12 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 का 4 1 कैरी 4 4 16 और 1 कितना हो गया 17। अब देखिए ये प्लस में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1764 माइनस 1748 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसे, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1764 को अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 आ रहा है। 16 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। वही हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, तो 4 होता है। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं, ये रीना है और ये है मीना। इनकी आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में, तो 3:1 है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 वर्ष बाद, तो यहां पर मैं ये लाइन खींच लेता हूं और यहां लिख लेता हूं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी, मतलब मीना से डबल हो गया है रीना का आयु। तो इसको हम ले लेते हैं 2:1। ये है मीना, रीना और मीना। तो मीना से दुगनी है, मतलब मीना का अगर 1 होगा तो रीना का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो 5 वर्ष पहले मतलब यहां से रीना और मीना की आयु से 5 वर्ष पूर्व चले जाते हैं। यहां पर लिख देता हूं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है रीना और मीना की आयु क्या होगी। अब देखिएगा हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, 3:1 था अभी करंट में, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना, आयु का रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। देखिए हम यहां पर अगर x लेना चाहें तो यहां ले सकते हैं, अगर इस साइड x लेना चाहें तो इस साइड ले सकते हैं। जहां भी x लेंगे उस ईयर का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं, यहां दोनों जगह x लिख लेते हैं, तो हमको जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी। ठीक है, रीना और मीना के वर्तमान आयु हमको पता चलेगा। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये वर्तमान में इनका आयु कितना है, 3x है रीना का और मीना का कितना है, तो x है। बात करें 10 वर्ष बाद, तो दोनों में हम अगर प्लस कर दिए 10 वर्ष, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:1। तो यहां पर लिख लेंगे 2/1। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से इंटू होगा 3x + 10, तो क्या आ जाएगा, ये 3x + 10 हो जाएगा। और 2 इंटू होगा x + 10 से, तो ये हो जाएगा 2x + 20। वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं तो ये 3x - 2x हो जाएगा, और ये 20 माइनस हो जाएगा 10। 3x - 2x हो जाएगा x, और 20 - 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। तो हम यहाँ पर क्या लिए थे, रीना और मीना को 3x और x लिए थे, तो ये 3 × 10 कितना हो जाएगा, तो इसका उम्र हो जाएगा 30, और मीना का x था तो ये हो जाएगा 10। बात करें अगर 10 वर्ष बाद, तो रीना का 30 साल था, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और मीना का कितना हो जाएगा, तो ये 20 साल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 5 वर्ष पहले दोनों के आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो 5 वर्ष पूर्व, देखिए अगर इनका वर्तमान में 30 साल और 10 साल है, तो 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल आप घटा दीजिए, तो रीना का आयु हो जाएगा 25 साल और मीना का हो जाएगा 5 साल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। तो देखिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये 5 1 सा और ये 5 5 सा, तो 5:1 जो है रीना और मीना के 5 वर्ष का आयु का अनुपात हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल और पानी के दो मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एक बीकर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है। पहला बीकर जो है इसमें क्या दिया हुआ है, 5:2 के रेशियो में है, 5:2 के। और दूसरा जो बीकर है या बर्तन है उसमें जो अनुपात है 7:6 का अनुपात है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीसरा जो बीकर है वो खाली है, उसमें किस अनुपात में अल्कोहल और पानी को डालना है, तो 8:5 के रेशियो में डालना है। तो वो पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल और कितना पानी इसमें डालना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, एक चीज को समझिएगा, अल्कोहल और वाटर इसमें कितना है पहले बीकर में, तो 5:2 है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल कितना है, तो ये कितना होगा, 5/7 होगा। और इसमें वाटर कितना होगा, तो वाटर होगा 2/7। यहाँ 7 कैसे आया, देखिए 5 लीटर और 2 लीटर अगर मैं मान रहा हूं, तो टोटल अगर इस बीकर की बात करें, इस बर्तन की बात करें, तो टोटल इसमें 7 लीटर है, जिसमें से 5 लीटर क्या है, अल्कोहल, और 2 लीटर वाटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 अल्कोहल है और 2/7 वाटर है। वैसे ही अगर बीकर 2 की बात करें तो ये 7:6 है, मतलब कि टोटल कितना लीटर है, तो टोटल 13 लीटर है, जिसमें से 7/13 क्या है, अल्कोहल है, और 6/13 क्या है, वाटर है। ये 13 कहां से आया, तो 7 और 6 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। इसलिए 7/13 अल्कोहल है और 6/13 क्या है, वाटर है। वैसे ही अगर इसमें बात करें कि नया जो क्या बीकर है उसमें मिश्रण कितना डालना है कि उनका अनुपात 8:5 हो जाए, तो कितना होना चाहिए, तो अल्कोहल कितना होगा, तो ये 8/13 और वाटर कितना होगा, तो 5/13 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें क्या कीजिए, आप इन दोनों में से अल्कोहल या वाटर, तो अल्कोहल या वाटर दोनों में से किसी एक की वैल्यू ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, सभी जो बर्तन है उसमें से वाटर का रेशियो ले लेता हूं। ये वाटर का पहले वाले में 2/7 है, इसमें है 6/13 और इसमें है 5/13। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। ये हो गया 2/7 और ये दूसरा हो गया ये 6/13 और तीसरा जो है ये 5/13 है। इसमें मैं क्या लिया, सिर्फ वाटर का अनुपात ले रहा हूं, पानी का अनुपात ले रहा हूं। अब क्या कीजिए, ये फ्रैक्शन में है, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर जो हर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये 7 और 13 और ये 13, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 91 होगा। और 91 होगा तो वो 91 से सभी नंबरों को इंटू कर दीजिए। ठीक है, इस सभी नंबरों को इंटू कर दीजिए। तो ये 7 1 सा और ये 7 13 सा और ये 13 1 सा 13 7 सा, 13 1 सा 13 7 सा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 कितना हो गया, ये आ गया 26। यहाँ पर 6 7 सा कितना हो जाएगा, ये आ गया 42। यहाँ पर 7 5 सा कितना आ गया, ये आ गया 35। इनको मैं अलग से लिख लेता हूं। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आया, ये 26 आया और यहाँ पर ये 42 आया और ये बीच में आ गया 35। यहाँ पर जो निकलेगा वो अल्कोहल की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर जो निकलेगा वो वाटर का रेशियो निकलेगा। अब देखिए 26 में हम डिफरेंस निकालेंगे, 26 और 35 का डिफरेंस क्या होगा, तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा 9। और बात करें 45 और 35 का डिफरेंस क्या होगा, तो ये होगा 7। तो ये जो 7:9 आया, यही अल्कोहल और वाटर का रेशियो है, इसी अनुपात में डाला जाएगा, तब जाके नया जो मिश्रण है वो 8:5 में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7:9, ऑप्शन बी। मैं इसमें वाटर को लेकर बनाया हूं, अगर आप अल्कोहल को भी लेकर बनाएंगे तो सेम यही आंसर आना है, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 था। उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। ठीक, तो हमें तापमान दिया हुआ है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, ये सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, 3 दिन का तापमान दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। ठीक है, औसत तापमान दिया है, औसत दिया हुआ है 37। अगर उसी को हम इंटू करेंगे 3 से, 3 दिन का औसत दिया हुआ है तो इंटू 3 करेंगे तो वो सभी दिन का तापमान का योग निकल जाएगा। तो ये 7 3 सा कितना हो गया, ये 21 और ये 2 3 3 9 और ये 11, 111 डिग्री तीनों दिन के तापमान का योग है 111 डिग्री।
और उसके बाद दिया हुआ है मंगलवार से गुरुवार तक 34 था। तो यहां पर लिख लेते हैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार का कितना था, ये 3 दिन का औसत 34 था। अगर उनके तापमान का योग निकालना है तो इंटू कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 102 आ गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये मंगलवार कट गया, ये बुधवार और ये बुधवार कट गया, ये सोमवार और गुरुवार, ये क्या बच रहा है, ये माइनस में है और ये भी सब माइनस में, हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बच गया, तो ये सोमवार माइनस गुरुवार बच गया। सोमवार माइनस गुरुवार कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है 9 डिग्री। इन दोनों का अंतर जो है वो 9 डिग्री है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान जो है वो सोमवार का 4/5 है, सोमवार की तुलना में 4/5 है। मतलब कि सोमवार का कितना हो जाएगा, सोमवार का अगर 5 गुना है तो गुरुवार का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सोमवार में यहाँ 5 लिख लीजिए, गुरुवार में 4 लिख लीजिए, और ये जो 9 डिग्री है इसी को आप इंटू कर लीजिए। तो 5 से आप इंटू करेंगे 9 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, और इसी को आप इंटू करेंगे 4 को 9 से तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। मतलब कि गुरुवार का जो तापमान है वो 36 है और सोमवार का जो तापमान है 45 है। तो क्वेश्चन पूछा है कि गुरुवार का तापमान कितना है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 36 डिग्री, ऑप्शन डी। अगर सोमवार पूछता तो इसका उत्तर आता 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए इसमें हमको 2% दिया हुआ है और बोल रहा है कि 20% बढ़ गया और दूसरा जो उसकी चौड़ाई है 10% घट गई। यहाँ पर 20% क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% बढ़ रहा है और यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। जब हमको 2% दिया जाए क्वेश्चन में, एक बढ़े और एक घटे, तो इसको हम किस फॉर्मूले से करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव में रखे हैं और जो कम हो रहा है वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है लंबाई, तो हम x को मानेंगे 20% और y को मानेंगे 10%। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये 20 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 100, और ये 10 प्लस, देखिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। मतलब कि 8 ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 8% की वृद्धि हुई है किसमें, उसके क्षेत्रफल में। अगर इसको आप फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए आपको मैं फ्रैक्शन से करके दिखाता हूं। देखिए अगर 20% बढ़ रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एरिया। लेंथ कितना बढ़ रहा है, तो लेंथ जो है वो 20% बढ़ रहा है। और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 20% का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो 20/100 करूंगा तो ये 1 और ये 5, मतलब कि 1/5 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। और वही बात करें उसकी चौड़ाई की, ब्रेथ की, तो 10% क्या हो रहा है, 10% घट रहा है। और अगर इसके फ्रैक्शन की बात करें तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो आ जाएगा फ्रैक्शन, ये 0 0 कट गया, ये 1/10 इसका फ्रैक्शन आ गया। अगर प्रतिशत में देखिए ये लेंथ, और यहां पर लिख लेता हूं मैं ओल्ड और यहां पर लिख लेता हूं न्यू। लेंथ क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा, 5, पहले जो डिनोमिनेटर है वही उसका वैल्यू है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो 5 उसका लंबाई था और वो कितना बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब क्या होता है 1/5 का, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। मतलब पहले उसका लंबाई 5 था और 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 1 बढ़ गया, तो उसका नया लंबाई कितना हो गया, 6 हो गया। वैसी बात करें ब्रेथ की, तो ब्रेथ कितना था, तो डिनोमिनेटर को ही लोगे, तो 10 उसका ब्रेथ था चौड़ाई, और 10% घट गया,
तो देखिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और इसका मतलब क्या होता है कि 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। मतलब क्या हो रहा है कि 10 था उसका चौड़ाई और 1 कम हो गया, मतलब अब उसका चौड़ाई कितना हो गया, 9 हो गया। अगर लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे, पुराना तो ये आ जा रहा है 50 आ रहा है, और नया करेंगे तो 6 9 जा होता है 54। मतलब पहले 50 था, अब कितना हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है। बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में कैसे निकलेगा, तो 4 का वृद्धि हो रहा है किसमें, तो पहले 50 था तो 50 में 4 और वृद्धि हुआ तो उसका प्रतिशत क्या होगा, तो 51 जा 52 जा 4 2 जा 8, ये 8% का वृद्धि हो रहा है। तो हम ऐसा इस तरीके से कब करेंगे, जब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होगा, तब हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आपको नॉर्मल अगर ऐसे ही दिया है तो आप इसी फॉर्मूले से चलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपको दे दिया 16 सही 2/3% का वृद्धि हो रहा है लंबाई में, और 8 सही 1/3% का चौड़ाई में घटौती हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन दे तब आप इस तरीके से आप करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो यहां पर कितने उम्मीदवार हैं, तो यहां पर टोटल 3 उम्मीदवार हैं। पहला जो उम्मीदवार है उसकी बात करें तो पहला जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, 45% वोट मिला है, और दूसरे का इसमें नहीं दिया है, और तीसरे जो व्यक्ति है उसको मिला है 25% मत मिला है। देखिए बात करें अगर मत की, तो टोटल जो वोट होता है वो होता है 100%, जिसमें पहला व्यक्ति था उसको 45 मिल गया और तीसरे व्यक्ति को 25 मिल गया। अगर इसको हम दोनों को प्लस करें तो दोनों को 70% मत मिल चुका है, मतलब कि ये जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितना मिला होगा, तो उसको 30% मत मिला होगा। और क्या, और आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि जिसको दूसरा व्यक्ति कितने मतों से हारा है, तो 4500 मतों से चुनाव हारा है। अब देखिए पहले और दूसरे की बात करें तो पहला व्यक्ति जो है उसको 45% मत मिला, और हारने वाले व्यक्ति को जो सेकंड पोजीशन में है उसको 30% मत मिला। बात करें अगर इनके परसेंट की, अगर इनके परसेंट की बात करें तो कितने प्रतिशत का अंतर है, तो ये 15% का अंतर है, और ये इनमें वोट का कितना अंतर है, तो वोट का इनमें 4500 मतों का अंतर है। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि 4500 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 15% के बराबर। और क्वेश्चन पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो टोटल मतदाता कितने होंगे, तो इंटू करेंगे 100 से, तो ये 15 1 जा और ये 15 3 जा 45 और ये 0 0, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 टोटल जनसंख्या थी जिन्होंने मतदान किया, मतलब मतदाता जो थे वो थे 30,000। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो हम इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि परीक्षा में 2 सब्जेक्ट दिया है, जैसे इंग्लिश और गणित दिया हुआ है और दोनों में इतने पास हो रहे हैं और दोनों में इतने फेल हो रहे हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। देखिए 2 ठोक मैं सर्कल बना लेता हूं, ये 2 ठोक आपका ये सर्कल बना लिया। ये जो है देखिए परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो ये 70% अगर पास हो रहे हैं किसमें, इंग्लिश में, इसको लिख लेता हूं इंग्लिश और इसको लिख लेता हूं मैथ्स। इंग्लिश में अगर 70% लोग पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, तो फेल हो रहे होंगे 30% लोग। और गणित में अगर 80% लोग अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, तो फेल हो रहे होंगे 20% लोग। और क्वेश्चन बोल रहा है कि और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, तो दोनों में हो रहे हैं 10% फेल। ये हम क्या कर रहे हैं, ये सब में फेल वाला ही डेटा फीड कर रहे हैं। इसमें हमको दिया है पास का और ये पास का, और इसमें दिया है फेल का, है ना। तो हम इसको 100 में माइनस कर दे रहे हैं। 70 जब पास हुए हैं,
70%, तो फेल कितने हुए होंगे इंग्लिश में? तो 30%। अगर 80% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। और यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि 10% दोनों विषय में फेल हैं, इसलिए हम इसको बीच में लिख दिए। अब देखिए 30% में ये 10% भी शामिल है, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 10%, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब ये है, देखिए इंग्लिश में 30% फेल हैं, और अगर मैं यहाँ पर क्या है, और 10% दोनों फेल हैं, और मैथ्स में सिर्फ 20% लोग फेल हैं। तो ये जो 10 है, इसका 10 का मतलब क्या है? देखिए 10 माइनस कर दिए तो आया 20, मतलब कि इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं? तो 20% लोग फेल हैं। और बात करें दोनों में कितने लोग फेल हैं, तो दोनों में 30 लोग फेल हैं, है ना। और वैसे ही मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 10%, तो आ जाएगा 10%। ठीक है, देखिए अब आप समझ गए, ये 20% सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, और दोनों में 10% फेल हुए हैं। मतलब कि टोटल हमारे पास इंग्लिश में फेल होने वाले प्लस मैथ्स में फेल होने वाले प्लस बोथ, इंग्लिश में कितने लोग फेल हो रहे हैं? तो इंग्लिश में 20 लोग फेल हो रहे हैं, 20% लोग। और गणित में कितने लोग हो रहे हैं? तो 10% लोग हो रहे हैं। और दोनों में कितने लोग हो रहे हैं? तो दोनों में 10% लोग हो रहे हैं। तो टोटल कितना हो जा रहा है? तो टोटल ये हो जा रहा है 40% लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं एग्जाम में। तो पास कितने होंगे? तो पास हो जाएंगे 60% लोग पास होंगे। और यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 144 कितने के बराबर है? तो ये 60% के बराबर है। तो जब 144 60% के बराबर है तो 100% कितना होगा? तो ये 0 0 कैंसल, ये 6 1 जा, 6 2 जा 12, और ये 6 4 जा 24, ये 24 इंटू 10 हो जाएगा 240। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 240, ऑप्शन सी। मतलब कि कुल जो संख्या है स्टूडेंट की, अभ्यर्थियों की, वो है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये 40 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी कितने के बराबर है? तो 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसा मैं लिखा हूं, 40 सीपी बराबर 25 एसपी। अब क्या कीजिएगा, ये 25 जो सेलिंग प्राइस के पास दिया हुआ है 25, उसको आप सीपी मान लीजिएगा, और जो 40 जो सीपी के पास लिखा है उसको आप एसपी मान लीजिएगा। मतलब हमारा जो सीपी कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस, खरीदी मूल्य कितना हो गया? 25, और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 40। मतलब आप सामान को 25 में खरीद के 40 में बेच रहे हो, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 40 में आप माइनस करेंगे 25, तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है लाभ का प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट है 15, और कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस कितना माने थे हम? 25, और गुणित कर दो उसको 100 से, तो ये हो जाएगा 25 वन जा, और ये 25 फोर जा, और 15 फोर जा हो जाएगा 60। तो 60% जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 96 रुपए 96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? ये लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान के चलिए उसका सीपी अगर 30 रुपए है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट भी होगा वो 30% होगा। अगर उसका लागत मूल्य 90 रुपए है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी क्या होगा? 90 होगा। इसमें लिखा हुआ है उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस जो है दोनों बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको एक फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला जो है वो है 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50।
आपको इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लागत मूल्य है आपको देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस दे दिया और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका लागत मूल्य निकालिए और लागत मूल्य कैसा है, उसके लाभ प्रतिशत दोनों बराबर हैं। कॉस्ट प्राइस जितना होगा उतना ही प्रॉफिट परसेंट होगा। जैसे कि वो 30 रुपए का सामान है तो प्रॉफिट भी 30% होगा। अगर 90 रुपए का सामान है तो उसमें प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू √25 प्लस सेलिंग प्राइस कितना है तो 96 है और माइनस करेंगे 50 से। तो ये 10 इंटू ये 25 प्लस 96 हो जाएगा ये 121 और ये माइनस 50। 10 इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ 121 ये होता है 11 और ये माइनस 50। 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा तो 1110 माइनस 50 और 110 माइनस 50 कितना हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 ही क्या है, इसका लागत मूल्य है। 60 ही इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, तो 60 ही इसका लागत मूल्य है और प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 60 रुपए है। तो देखिए अब इसको समझते हैं कि कैसे इसका आंसर क्या 60 आया। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन बी है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 है। बात करें अगर प्रॉफिट परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट कितना है तो 60% है। और अगर हम निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस देखिए 96 आना चाहिए। इसका मतलब कि वो क्वेश्चन, ये जो हमारा आंसर आया वो सही है। जो 60 है वो कितने के बराबर है तो 100% के बराबर है। तो हमको वो 60% प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसको कितने में बेचेंगे तो 160% में बेचेंगे। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, मतलब 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका सेलिंग प्राइस कितना है 96, जिसमें कि इसका कॉस्ट कितना था तो 60 रुपए था। मतलब कि 60 रुपए के सामान को वो कितने में बेच रहा है तो 96 रुपए में बेच रहा है, जिसमें उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 60% हो रहा है। वो किसके बराबर है तो वो लागत मूल्य के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत और उसके लागत मूल्य क्या होगा, बराबर होगा, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बताए हुए 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप अभी तक के हमारा चैनल लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।